Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the Great Fusion, birth of Indo-Persian art, यानी इंडो फारसी कला का महान सम्मेलन। अच्छा, तो आज हम इंडो पर्शियन आर्ट के जन्म की पूरी कहानी को आराम से समझेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली सल्तनत के आने के साथ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बदलाव नहीं था। नहीं, ये दो बिल्कुल अलग आर्टिस्टिक दुनियाओं, दो अलग एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज का एक क्रिएटिव टकराव था। एक तरफ थी भारत की सदियों पुरानी कला परंपरा और दूसरी तरफ से एक नया पावरफुल पर्शियन इन्फ्लुएंस आ रहा था। अब इस स्लाइड पर देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना साफ दिखता है। फ्यूजन से पहले जो हमारा इंडिजिनस यानी देसी अभ्रमसा स्टाइल था, उसमें आपको रिजिड एंड एंगुलर लाइंस मिलेंगी, मतलब बिल्कुल सख्त और कोने युक्त रेखाएं। अप्रोच फ्लैट एंड कंसेप्चुअल था। थ्री डिमेंशनैलिटी या डेप्थ पर कोई खास फोकस नहीं होता था, और बैकग्राउंड्स अक्सर बिल्कुल ब्लैंक यानी सादे छोड़ दिए जाते थे। लेकिन इंडो पर्शियन फ्यूजन का मकसद, उसका गोल बिल्कुल अलग था। यहां रिदमिक एंड डेलिकेट लाइंस पर जोर था, लहरदार, नाजुक, ग्रेसफुल। आर्ट डिटेल्ड एंड नेचुरलिस्टिक बन गई, मतलब चीजें जैसी दिखती हैं वैसी बनाने की कोशिश, और बैकग्राउंड्स में जान आ गई डेकोरेटिव लैंडस्केप्स के साथ। तो इस फ्यूजन का एक हिस्सा समझते हैं द पर्शियन एलिमेंट। इसे आप एक नए आर्टिस्टिक डीएनए की तरह इमेजिन कीजिए। इसने इंडियन आर्ट में तीन खास चीजें डाली। पहला, नेचुरलिज्म, यानी चीजों को ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से दिखाना। दूसरा, डेलिकेट फ्लोरल पैटर्न्स, मतलब नाजुक फूल पत्तियों के डिजाइन्स। और तीसरा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हाई होराइजन बर्ड्स आई व्यू पर्सपेक्टिव। इसका मतलब है कि सीन को ऐसे दिखाना जैसे आप उसे ऊपर से एक पक्षी की नजर से देख रहे हो। यह टेक्निक तिमुरिद और सफेविद दरबारों से आई थी, और इसने आर्टिस्ट को एक ही फ्रेम में ज्यादा चीजें, ज्यादा डिटेल दिखाने की आजादी दी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि इंडियन आर्ट कहीं से भी कम थी। सच तो यह है कि इंडियन आर्ट इस पूरे फ्यूजन की नींव थी, द फाउंडेशन। यहां से दो बहुत पावरफुल चीजें आईं। एक वाइब्रेंट कलर पैलेट, जिसमें लैकर रेड्स और ब्राइट येलोज जैसी चटक रंग थे, जो पर्शियन आर्ट के ठंडे रंगों से एकदम अलग थे। और दूसरा, नैरेटिव स्टोरी टेलिंग की एक बहुत ही गहरी परंपरा। कहानियों को तस्वीरों से कहना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये तो हमेशा से इंडियन आर्ट की सबसे बड़ी ताकत रही है। अब आगे बढ़ते हैं 15th सेंचुरी में। इस दौर में अलग अलग सुल्तानेट कोर्ट्स जैसे कि मांडू, जौनपुर, दिल्ली, ये सब इस नई इंडो पर्शियन आर्ट के लिए पहली लेबोरेटरीज बन गई। ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट का दौर था, जहां एक नया स्टाइल गढ़ा जा रहा था। और इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक थीमेटिक शिफ्ट बहुत जरूरी था, मतलब आर्ट के सब्जेक्ट्स बदलने लगे। पहले आर्ट ज्यादातर धार्मिक विषयों जैसे जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स पर ही फोकस थी, लेकिन अब वो सेक्युलर कोर्टली लाइफ यानी दरबारी जीवन और वर्ल्डली प्लेजर्स यानी दुनियावी चीजों की तरफ मुड़ गई। इस चेंज ने आर्टिस्ट को नए विषयों पर काम करने की आजादी दी, और इसी आजादी ने पर्शियन नेचुरलिज्म के लिए रास्ते खोले। इस दौर का सबसे लाजवाब एग्जाम्पल है मांडू सल्तनत का नीमतनामा यानी बुक ऑफ डेलिकेसीज। यहां आपको सिंथेसिस बिल्कुल एक्शन में दिखेगा। चलिए इसकी पेंटिंग को ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, द फेसेस। चेहरे देखिए, ये बिल्कुल इंडियन है, वेस्टर्न इंडियन स्कूल के स्टाइल में बने हुए। स्टेप 2, लेकिन उनके कपड़े, द रोब्स, ये साफ तौर पर पर्शियन स्टाइल के हैं। स्टेप 3, रंगों पर गौर कीजिए। इसमें पर्शियन शिराज स्कूल का टर्क्वाइज और गोल्ड कलर यूज हुआ है। और स्टेप 4, द प्लांट्स, जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम इंडियन है। जरा सोचिए, एक ही फ्रेम में दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ कितनी खूबसूरती से एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, सल्तनत पीरियड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। इसे हम कहते हैं लोदी खुलादार स्टाइल। ये स्टाइल आप कह सकते हैं अपभ्रंश स्कूल और आगे आने वाले मुगल स्टाइल के बीच का मिसिंग लिंक है। इसकी पहचान है एक खास ऊंची नोक वाली खुलादार टर्बन। पर सबसे बड़ा बदलाव क्या था? पुराने स्टाइल का जो प्रोट्रूडिंग आई था, यानी चेहरे से बाहर निकलती हुई आंख, जो अपभ्रंश स्टाइल का एक अहम फीचर था, वो धीरे धीरे गायब होने लगी। चेहरे 3/4 व्यू से हटकर ट्रू साइड प्रोफाइल में बनने लगे, और लाइंस वो पतली और ज्यादा रिदमिक हो गईं। ये सारे बदलाव आने वाले मुगल स्टाइल की जमीन तैयार कर रहे थे। चलिए अब थोड़ा फोकस नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट करते हैं। देखिए, यह समझना जरूरी है कि इंडिया का आर्टिस्टिक लैंडस्केप कभी भी एक जैसा नहीं रहा।
जिस वक्त नॉर्थ में ये फ्यूजन चल रहा था, साउथ इंडिया में बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट ट्रेडिशंस डेवलप हो रही थी। साउथ में उस वक्त दो मेजर स्टाइल्स थे। एक तरफ थे विजयनगरा मिनिएचर्स। इनकी खासियत थी टॉल फिगर्स विद इलोंगेटेड लिम्स, यानी लंबे कद के लोग और उनके हाथ पैर भी लंबे, और बहुत ज्यादा इलैबोरेट गोल्ड ज्वेलरी। वो डीप ब्लूज और अर्थी रेड्स जैसे रंग यूज करते थे। दूसरी तरफ अर्ली डेक्कन स्टाइल था, जिसमें एक अलग ही लिरिकल और रोमांटिक क्वालिटी थी। वो रिच डीप कलर्स का इस्तेमाल करते थे और उनके ड्रीम लाइक लैंडस्केप्स उनकी पहचान थे। तो आप देख सकते हैं कि आर्ट कितनी डाइवर्स थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सबसे ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट पर। हुमायूं का पॉलिटिकल फेलियर, जब उसे शेर शाह सूरी से हार कर भागना पड़ा था, वो असल में इंडियन आर्ट के लिए सबसे जरूरी घटना साबित हुई। उसका एग्जाइल यानी देश निकाला आगे जाकर मुगल आर्ट के जन्म का सबसे बड़ा कैटलिस्ट बना। हिस्ट्री ऐसे ही काम करती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1540s में हुमायूं एग्जाइल में पर्शिया के बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सफाविद कोर्ट पहुंचता है। मिड 1540s तक वो वहां के मास्टर आर्टिस्ट्स के काम से पूरी तरह मेजमराइज्ड यानी मंत्रमुग्ध हो जाता है। और लेट 1440s में वो दो लेजेंडरी आर्टिस्ट्स मीर सैयद अली और अब्दुस समद को मना लेता है कि वो उसके कोर्ट में शामिल हों, और यही दो आर्टिस्ट्स आगे चलकर मुगल स्कूल के फाउंडिंग फादर्स बने। और जब इन्हीं दो मास्टर आर्टिस्ट्स के साथ हुमायूं इंडिया वापस लौटा, तब जन्म हुआ एक नए एकदम रिफाइंड मुगल स्टाइल का। और इस नई स्टाइल का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था तुतीनामा मैन्युस्क्रिप्ट। तुतीनामा यानी टेल्स ऑफ अ पैरेट, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक विजुअल रिकॉर्ड है। एक ऐसे आर्ट स्टाइल का रिकॉर्ड जो एक नई जबान सीख रहा था, एक नई विजुअल लैंग्वेज जिसमें ग्रामर पर्शियन थी और वोकैबुलरी इंडियन। इसलिए ये एक ट्रांजिशनल मास्टरपीस है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि एक ही किताब के अंदर आपको स्टाइल्स का एक क्लैश दिखेगा। कुछ पन्ने प्योरली पर्शियन है, एकदम रिफाइंड, फ्लैट, ठंडे रंगों वाले। वहीं दूसरे पन्ने प्योरली इंडियन है, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक, थोड़े से केओटिक भी। लेकिन ये क्लैश कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दोनों स्टाइल्स पूरी तरह घुलने मिलने से पहले एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, साइड बाय साइड, एक दूसरे से सीख रहे थे। तो अब हम इस पूरे सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक का ये एवोल्यूशन देखा। अब इस पूरी लेगेसी को समराइज करते हैं और देखते हैं कि इसकी नींव आखिर रखी कैसे गई। ये कोट इस पूरे बदलाव को इतनी खूबसूरती से बताता है। पहले की अपभ्रंशा आर्ट में जैन साधुओं की पेंटिंग्स की जो स्टिफनेस थी, जो सख्ती थी, उसकी जगह अब पर्शियन दरबारियों की ग्रेस यानी नजाकत ने ले ली थी। ये एक फंडामेंटल एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन था। आर्ट अब ज्यादा रिफाइंड, एलिगेंट और वर्ल्डली हो चुकी थी। चलिए अब इस टेबल से एक फाइनल एनालिटिकल समरी देखते हैं। ह्यूमन आउटलाइन सुल्तानेत स्टाइल में मोटा और काला होता था, जबकि अर्ली मुगल में वो पतला, नाजुक और लाल या भूरे रंग का हो गया। बैकग्राउंड सुल्तानेत स्टाइल में फ्लैट था, जबकि मुगल स्टाइल में लेयर्ड हो गया, जिससे डेप्थ आई। फेशियल व्यू 3/4 एंगल से स्ट्रिक्ट साइड प्रोफाइल की तरफ शिफ्ट हो गया, और थीम्स भी पूरी तरह बदल गए। सुल्तानेत आर्ट में जहां कुकरी और फेबल्स थे, वहीं मुगल आर्ट डायनेस्टिक हिस्ट्री और कोर्ट रिचुअल्स पर फोकस करने लगी। और इसीलिए जब तक अकबर का शासन आया, ये सिंथेसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। इन लगभग 200 सालों की एक्सपेरिमेंट्स और एवोल्यूशन ने उस मजबूत नींव को तैयार कर दिया था, जिस पर आगे चलकर दुनिया की सबसे महान पेंटिंग ट्रेडिशंस में से एक, द हाई मुगल स्कूल, खड़ी होने वाली थी। इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं। जैसे जैसे आर्ट ज्यादा से ज्यादा दरबारी होती गई, पेंटिंग्स में हॉरर वैक्यू यानी खाली जगह का डर इतना प्रोमिनेंट क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ कि बैकग्राउंड्स ज्यादा भरे हुए और डिटेल्ड होते चले गए? इस पर जरूर सोचिए। अगर आपको यह लेक्चर हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।